दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस और एमपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो इसमें साथ ही साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताता हूँ, जिनको आपको ध्यान से याद रखना है बिल्कुल अपनी एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टी की प्लस फसलों की। ठीक है, तो ये फसलों और मिट्टी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पिछली परीक्षा में आए हुए ये वीडियो उसको कवर करेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते लेते हैं पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रश्न को लगाने से पहले मैं आपको मिट्टियों के बारे में पूरी पिक्चर समझा देता हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देख लो। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 5 प्रकार कौन कौन से? पहला प्रकार है काली मिट्टी, दूसरा लाल पीली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी, चौथा कछारी मिट्टी, पांचवा मिश्रित मिट्टी। देखिए, जो काली मिट्टी होती है ना, वो मेनली 3 टाइप की होती है। काली मिट्टी के अंदर भी 3 कैटेगरी है। ठीक है, कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है गहरी काली मिट्टी, दूसरी साधारण काली मिट्टी और तीसरी छिछली काली मिट्टी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर गहरी साधारण काली मिट्टी की, तो ये लगभग 35% भाग पे पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, अगर सबसे ज्यादा की बात करें ना, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी है। लगभग 47.6% पार्ट पे मध्य प्रदेश की काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में लगभग 35% भाग पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब ये काली मिट्टी अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मालवा के पठार में। मालवा के पठार में। अब देखिए, मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? साधारण गहरी काली मिट्टी। अब मिट्टियों में सब प्रकार आप देख लो, इसमें अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए ना कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप लगाएंगे काली मिट्टी। आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो साधारण काली मिट्टी। ठीक है, साधारण गहरी काली मिट्टी आप ऐसा बोल सकते हैं। और नर्मदा सोन घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भाई, मैं आपको भी एग्जैक्ट परसेंट बताऊंगा कितना कितना रहता है। तो काली मिट्टी समझ में आ गया, उसके 3 प्रकार समझ में आ गए। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि बघेलखंड के पठार में पाई जाती है, मेनली बघेलखंड में। ठीक है, ये मैं सब आपको मैप पे दिखाता हूँ अभी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे मैं बता देता हूँ, अभी एमसीक्यू में भी कवर करेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। कछारी मिट्टी क्या होती है? तो देखिए, जब बाढ़ वगैरह आती है ना, तो नदी अपने साथ मिट्टियां बहा के लाती है, उसको हम कछारी मिट्टी कहते हैं। और मिश्रित मिट्टी मतलब लाल पीली काली वगैरह का सबका जो मिक्सचर रहता है, उसे मिश्रित मिट्टी कहा जाता है। मिश्रित मिट्टी मेनली मोटे अनाज के उत्पादन के लिए सहायक होती है, मतलब मोटे अनाज इसमें उत्पादित किए जाते हैं, है ना, ज्वार बाजरा टाइप। ठीक है, तो आई होप ये मिट्टी की पूरी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा मैप पे देख लेते हैं कि मिट्टी एक्चुअल में कौन सी कहाँ पे मिलती है ना। तो मैप की सहायता से आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा मिट्टी वाला मैप आ गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये उत्तरी मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, जिसे हम बुंदेलखंड वाला पार्ट भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो मुरैना, श्योपुर, उसके बाद में आपका भिंड आ गया, शिवपुरी आ गया, ग्वालियर आ गया। ये वाले जो जिले हैं, यहाँ पर आपको कौन कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, तो जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी मिलेगी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी की अगर बात करें, तो मेनली जलोढ़ मिट्टी की बात करें मध्य प्रदेश में 3% इसका भाग है। टोटल मिट्टी में 3% जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद में हम काली मिट्टी की बात मैंने आपको बताई दी थी कि 3 तरह की होती है, साधारण गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। देखिए, साधारण गहरी काली मिट्टी कहाँ मिलेगी, तो ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार में मिलती है। और इसका प्रतिशत 37% है। माफ कीजिएगा, शायद मैं पीछे आपको 35% बता गया, 35, वो वहां पे त्रुटि हो गई, उसको सुधार लेना भाई। 37% है, ठीक है, 37 बोलने में मिस्टेक हो गई। तो साधारण काली मिट्टी की अगर बात की जाए, तो सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाती है। और ये हमारे पास में कौन से हो गया, मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी आपको मिलेगी, जो कि 37% है। उसके बाद में गहरी काली मिट्टी की अगर बात की जाए, तो नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में मिलती है, जो कि 3.5% है। तो आपसे कल से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गहरी काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में मिलती है, तो नर्मदा सोन घाटी में सारी गहरी काली मिट्टी मिलती है, और ये 3.5% इसका भाग है टोटल मिट्टी पे। छिछली काली मिट्टी जो है, वो आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में आपको मिलती है। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे छिछली काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और 7.1% इसका भाग है टोटल, अगर मध्य प्रदेश में मिट्टियों की बात करें तो आप देख रहे हैं काली मिट्टी की जो 3 नस्लें आपको दिख रही है यहाँ पर, है ना। इन्हीं तीनों को मिलाकर एमपी में सबसे ज्यादा पार्ट कवर होता है, जो कि 47.6% है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा सा मैं फास्ट ही लेके चल रहा हूँ चीजों को, ताकि आपको
थोड़ा सा डिटेल भी मिल जाए चीज़ों की और ज़्यादा जानकारी आपको मिल पाए कम समय में। ठीक है, अब देखिए लाल काली पीली मिट्टी, ये जो मिश्रित वाला मिट्टी वाला भाग है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है ना, यहाँ से बेतवा नदी जो जाती है। अब अगर बात कर लेते हैं लाल पीली मिट्टी की, तो यहाँ इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे बघेलखंड का पठार कहा जाता है। तो बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी मैंने आपको बताया था कि दूसरे नंबर पे लाल पीली मिट्टी आपकी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, जो कि 37% है। ठीक है, पहले नंबर पे 47.6% काली मिट्टी हो गई। काली मिट्टी के 3 प्रकार दे दिए, और काली मिट्टी में भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो साधारण काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का प्रतिशत बिल्कुल सेम है, 37 और 37। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक मिट्टी अगर मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है पूछे तो काली मिट्टी लगाना है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो लाल पीली मिट्टी लगानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया अगर आप बात करेंगे तो छिंदवाड़ा बालाघाट वाला एरिया है। ठीक है, तो ये बालाघाट है मेनली, तो ये बालाघाट वाला जो एरिया है इसमें आपको लेटेराइट मिट्टी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप ये मिट्टी वाली पिक्चर आपको पूरी समझ में आ गई होगी, कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगा लेते हैं एमसीक्यू को। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभी हमने देखा 5 प्रकार की, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, है ना। पांचों प्रकार एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पांचों प्रकार देख लीजिए, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो काली मिट्टी में मैंने आपको बताया था साधारण गहरी काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, यानी कि 20 का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है? तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है ना, वो लोहे की अधिकता के कारण होता है, लोह तत्व की अधिकता के कारण, लोह तत्व की अधिकता के कारण। और लाल पीली मिट्टी में पीला रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और लाल पीली मिट्टी में लाल रंग जो होता है वो लोहे के कणों के ऑक्सीकरण के कारण होता है, लोह कण के ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। तो काली मिट्टी में काला रंग क्यों होता है? तो ये लोहे से होता है। आगे बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी क्या है? तो मैंने आपको बताया फेरिक ऑक्साइड पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिठान लगा के रख लीजिए, पूछा गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है आपकी कमेंट पढ़कर, अंदर से अच्छा लगता है कि चलिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस कंटेंट की ज़रूरत है, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, मुझ तक नहीं पहुँच पाए, मुझे उन तक पहुँचने की ज़रूरत है, उन्हें मुझ तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो आप लोग एक माध्यम बन सकते हैं अनुष्ठान में और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार में पाई जाती है, अभी हमने चेक किया और मैप से भी देखा। ठीक है, अच्छा, लाल पीली मिट्टी के साथ एक केस है पर्टिकुलर, ये बघेलखंड में भी पाई जाती है और बुंदेलखंड के पठार पे भी कुछ भागों में पाई जाती है। तो अगर बघेलखंड ऑप्शन में नहीं है तो आप बुंदेलखंड के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों ही नहीं है तो फिर रेवा पन्ना पठार में भी लाल पीली मिट्टी मिलती है, आप उसको लगाएंगे। मतलब वो क्षेत्र ध्यान रखेंगे कि उस क्षेत्र में मिलती है ना। कभी कल से पश्चिमी क्षेत्र दे दिया आपको, मालवा का पठार दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? मैंने आपको बता दिया था, जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी का एक कैसे कि ये न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब समझते हैं, उदासीन प्रकृति होती है इसकी। और अगर काली मिट्टी की बात करें ना तो इसकी प्रकृति थोड़ी सी क्षारीय होती है, क्षारीय, और कई कई क्षेत्रों पे उदासीन भी होती है लेकिन क्षारीय होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड के क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, मोटे अनाज के लिए मुख्यतः यूज की जाती है। कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया बाढ़ द्वारा मिट्टी जब बहा के लाई जाती है तो उसे कछारी मिट्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र अगर बात करेंगे तो हमारे पास में कौन सा, तो ये उत्तर मध्य प्रदेश है, जो गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र है। तो उत्तर मध्य प्रदेश जो है कछारी मिट्टी का मेन क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना। उत्तर मतलब ऊपर वाला हिस्सा, है ना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, है ना। आगे बढ़ते हैं। रेगुर या कपासी मृदा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुर या कपासी मृदा जो होती है ना, ये कपास की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है, काली मिट्टी, इसलिए काली मिट्टी को ही कहा जाता है। तो ये काली मिट्टी है। अच्छा, एक बात और कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी में ज्यादातर कपास की खेती की जाती है, अच्छी होती है, इसलिए इसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पानी जो होता है, पानी की अवशोषण क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है काली मिट्टी की, पानी की एब्जॉर्ब करने की पावर अधिक होती है। और जब ये सूख जाती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद में जब ये सूखती है तो इसमें दरारें आ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होता है? देखिए चंबल नदी जो होती है ना, वो अगर बात करें तो जब वो बहती है तो क्या करती है, बड़े बड़े अवनालिका अपरदन के कारण बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, तो वो कौन सा अपरदन हुआ? तो अवनालिका अपरदन हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है। और सबसे ज्यादा जो ये ग्रसित जिला है इससे मिट्टी के कटाव से, वो मुरैना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मुरैना। ये शहद के लिए फेमस है, मुरैना गजक के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और मुरैना का पुराना नाम था मयूरवन, क्योंकि यहाँ पे मोर जो थे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, इसके लिए नाम पड़ गया मयूरवन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? हमने बात कर ली अभी, काली मिट्टी। ठीक, आगे बढ़ते। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना हुआ है? अभी हमने बात की कि काली मिट्टी से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कोई काली मिट्टी का टाइप नहीं है। अगर नॉर्मली टाइप के फॉर्म में क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? साधारण काली मिट्टी से बना हुआ है, साधारण गहरी काली मिट्टी या साधारण काली मिट्टी से बना हुआ है। आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश की फसलें में किसका रकबा ज्यादा है? रकबा का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, फसलों में कौन सी फसल ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है, इसका पूछने का मतलब ये है। ठीक है, तो जो खरीफ की फसल है मध्य प्रदेश में वो ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है। रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। जायद की फसल अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। और खरीफ की फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रबी, खरीफ और जायद की फसलों के जो भी नाम है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि फसल का नाम देके पूछ लेता है। कल से आपको यही दे दिया, मक्का दे दिया और बोला बताओ कौन सी फसल है, 4 ऑप्शन डाल दिए, रबी, खरीफ, जायद या नकदी फसल कौन सी है? तो मक्का जो होगी वो खरीफ की फसल होगी। गेहूं, चना दे दिया। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। जैसे कि नकदी फसल की बात करेगा तो नकदी फसल में आपको 3 चीजें को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी नकदी फसल की बात होगी तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। या तो गन्ना होगा, क्योंकि गन्ना एक नकदी फसल है। इसके बाद में कपास एक नकदी फसल है, बिल्कुल नगद। और मूंगफली भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तिलहन फसल है, लेकिन नकदी फसल के अंतर्गत मूंगफली को भी काउंट किया जाता है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो ये होगा, है ना। तीनों में से एक तो आपको मिल ही जाएगा नकदी फसल के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की फसलों में किसका रकबा सबसे ज्यादा है? अभी हमने बात कर ली खरीफ की फसल, ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र चावल तथा कपास का क्षेत्र कहलाता है। देखिए चावल और कपास जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होते हैं। अब देखिए खंडवा, यहाँ से फैक्ट ध्यान रखिएगा, खंडवा और खरगोन 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कपास की खेती खूब होती है। कपास की खेती होती है, और कपास की खेती इतनी अधिक मात्रा में होती है कि कपास को जो है व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना कपास को कहा जाता है, सफेद सोना। और सफेद सोना जब कपास को कहा जाता है, इस वजह से खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले कहा जाता है। सुनहरे जिले, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सुनहरे जिले किसे कहा जाता है, तो खंडवा और खरगोन को कहा जाता है सुनहरे जिले। ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यह कपास की खेती ज्यादा होती है। ठीक है, खंडवा में गांजा बहुत अधिक उत्पादित होता है, इसलिए ये गांजा उत्पादन के लिए खंडवा फेमस है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गंजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर। और एक बात और बता देता हूं कि बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। अगर मैं एमपी का मैप ऐसे करके बना लूं गंदा सा, ये इस तरह से मैं एमपी का मैप बना लूं, तो नीचे जो मिलता है वो बुरहानपुर। मैप पे मत जाना दोस्त, बस ऐसे ही चित्र दिया है। तो सबसे लास्ट में अगर दक्षिणी कॉर्नर देखे, सबसे साउथ में जो जिला पड़ता है वो बुरहानपुर है। सबसे ऊपर जो पड़ता है वो मुरैना है। सबसे साइड में इधर जो पड़ता है वो आपका अलीराजपुर है। और इधर जो सबसे पास लास्ट में पड़ता है पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी, वो सिंगरौली है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिंगरौली के जस्ट समीप से 82.5 डिग्री, है ना, जो ग्रीनविच रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, मानक रेखा, समय, मानक समय रेखा सिंगरौली के जस्ट पास से, सबसे समीप से। ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। और हाँ, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला होने के कारण इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखें, द्वार, है ना। वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, पीछे करके भी देख सकते हैं, सारी चीजें ध्यान रखें। थोड़े से मैं तेज लिख रहा हूं तो हो सकता है राइटिंग में प्रॉब्लम हो, लेकिन फैक्ट आपको बिल्कुल सही से मिलेंगे। आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश का निम्न फसलों में से उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सी फसल में उत्पादन में पहला स्थान है? सोयाबीन, दाल और अलसी, तीनों में ही उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो एमपी याद रखिएगा, सोयाबीन में फर्स्ट, दलहन में फर्स्ट, अलसी में भी फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा उगाया जाता है? अभी हमने बात कर ली किसके, खंडवा जिले में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का शहर, सफेद सोने का क्षेत्र या फिर सुनहरे जिले कहा जाता है? तो ये खंडवा खरगोन होंगे। इसकी भी बात हमने कर लिया अभी। मध्य प्रदेश के कौन से जिले अफीम बोई जाती है? देखिए अफीम, ये बोई है। अफीम जो है मध्य प्रदेश के
अगर मैं बात करूं तो नीमच एवं, हाँ, तो मध्य प्रदेश के नीमच एवं मंदसौर जिले में बोई जाती है। तो अफीम की खेती नीमच या मंदसौर में होती है। तो अगर नीमच है ऑप्शन में तो नीमच, और मंदसौर है तो मंदसौर। दोनों कभी नहीं होंगे, या तो मंदसौर होगा या नीमच होगा, तो आप एक कोई भी चूज कर सकते हैं। दोनों में ही अफीम की खेती की जाती है। ठीक है भाई। और अभी अफीम की खेती पे बैन वगैरह भी लगा है एमपी में, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा जो सिंचित जिले हैं वो बालाघाट और सिवनी है। सबसे ज्यादा तालाब द्वारा सिंचित जिले आपको बालाघाट और सिवनी मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बालाघाट में आपको ध्यान रखना है कि बालाघाट से बेनगंगा नदी निकलती है, तो बेनगंगा का संबंध बालाघाट से ही आपको याद रखना है। दक्षिण में जाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कपास अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका खरगोन के अंदर पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा खरगोन। ऐसे याद रख सकते हो कि खरगोश जो रहता है वो व्हाइट कलर का रहता है, और कपास भी आपकी व्हाइट कलर का रहती है। तो कपास अनुसंधान केंद्र जो हो गया वो खरगोश में हो गया। ठीक है, खरगोन में हो गया आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यदि आपसे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो वो इंदौर के अंदर है। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र की बात की जाए तो वो उज्जैन में है। देखिए यहीं आ गया, है ना। एशिया का ही सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। मध्य प्रदेश का तो होगा ही सही, क्योंकि एशिया का है ही सही। ठीक है, तो या तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र बोले, भारत का सबसे बड़ा बोले, एशिया का बोले, कैसे भी कंफ्यूज करके पूछे, वो आएगा इंदौर में। ठीक है, और अनुसंधान केंद्र की, सॉरी उज्जैन में, माफ कीजिएगा, बोल रहा हूँ मैं इंदौर और लगा रहा हूँ उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में आएगा। और नॉर्मली अगर बात की जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो इंदौर में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र फिर से सुन लीजिए, इंदौर। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन, ये आपको याद रखना है, नो कंफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताना है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी कृषि संस्थान है उसमें असंगत को बताना है। तो ये याद कर लीजिए कि चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? बड़वानी में। तो चावल हमेशा कैसे बनाना है? बड़े बड़े चावल बनाना, देख के, छोटे नहीं। ठीक है, तो चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी। उद्यानिकी महाविद्यालय जो है मंदसौर। तो उद्यानिकी मंद मंद होती है, ध्यान रखिएगा। उद्यान अगर है तो मंद मंद खुशबू आती रहेगी। तो उद्यानिकी महाविद्यालय की बात करें तो मंदसौर। और ये तो छोड़ दो, उपरोक्त सभी सुसंगत है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन ये कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो ये भोपाल में है। ठीक है, तो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है मेरे दोस्त वो भोपाल में है। लेकिन कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की बात की जाए तो जबलपुर में होगा। बात समझ में आ गई? जबलपुर। समझ में आई या नहीं? बात यह है कि कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल के अंदर है, और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय की बात की जाए तो जबलपुर में है। एक्चुअल में यहाँ पे अनुसंधान संस्थान जबलपुर बता रहा है, इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये गलत है। बाकी आपको समझा ही दिया है, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ कहाँ पे? दोनों बता देता हूँ। एक तो अभी बात हो गई जबलपुर, और एक है ग्वालियर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 2 जगह है, जबलपुर और ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई? तो सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना जो है मध्य प्रदेश में 1976 में की गई, 1976 में। मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब कि ये अपना मालवा का जो पठार है इसमें की जाती है। ठीक है, इंदौर, उज्जैन, देवास, ये वाले जिले इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो ये अपनी गेहूं है। सबसे ज्यादा गेहूं कहां उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में? तो होशंगाबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सबसे ध्यान रखना है। और अगर नॉर्मली अगर पठार वाइज पूछे तो मालवा के पठार में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। बोरी अभ्यारण्य भी होशंगाबाद में है ना। और अगर गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये भी हमारे ये बाबई में पड़ता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो बाबई होशंगाबाद में ही है। होशंगाबाद में, होशंगाबाद, ये बाबई नहीं, बाबई की जगह आप कर लीजिएगा पवारखेड़ा। ठीक है, पवारखेड़ा। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में, पवारखेड़ा होशंगाबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये है खमरिया जबलपुर। खमरिया जबलपुर। क्या बात की मैंने ये बोला आपसे कि गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो पवारखेड़ा होशंगाबाद में है,
और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र बोला जाए, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये खमरिया जबलपुर में है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो ये कुएं और नलकूप से होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? तो ये जो डिंडोरी है मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है, कम सिंचाई वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं। कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, आप ध्यान रखना है। गेहूं वाले पोर्शन में मैं आपको बताना भूल गया कि गेहूं की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक संचित फसल गेहूं है। गेहूं उत्पादन में एमपी का जो है सेकंड प्लेस है, दूसरा स्थान। पहला स्थान अगर बात की जाए तो यूपी का है, और थर्ड प्लेस अगर बात की जाए तो वो हमारे पहला पंजाब का होगा, पंजाब, थर्ड प्लेस पंजाब होगा। तो गेहूं में पहला यूपी, दूसरा आपका एमपी और तीसरा पंजाब, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सिंचित फसल क्या है? गेहूं है, ये आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। सर्वाधिक अगर बात की जाए हरित क्रांति का लाभ, तो ये भी गेहूं की फसल को हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक हो गया था, आगे बढ़ते हैं। मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मौसम के आधार पर फसल को आपने कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? तो ये रबी की फसल हो गई एक हो गई खरीफ, और एक हो गई जायद। रबी कब बोई जाती है? ठंडी में, ठीक है। और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु पे बोई जाती है, वर्षा ऋतु में। उसके बाद में जायद गर्मी की फसल है, गर्मी में बोई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल अगर बात की जाए तो मक्का जो है वो रबी की फसल नहीं है, अभी मैंने वीडियो में बताया था, मक्का खरीफ की फसल है। बाकी अलसी, राई, चना सब रबी की फसल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में खरीफ ऋतु की फसल कौन सी? खरीफ की फसल ये पूछना चाहता है कौन सी है, ठीक है। सोयाबीन, कपास, ज्वार और उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि सोयाबीन भी खरीफ की फसल आती है, कपास भी खरीफ की फसल है, और ज्वार भी खरीफ की फसल है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मूंगफली सर्वाधिक उत्पादित जिला कौन सा है? मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है कि खरगोश जो है मूंगफली खाता है, तो इसका सही उत्तर होगा खरगोन, है ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल, कृषि जोत मतलब कि कृषि जो खेत वगैरह उनका सर्वाधिक क्षेत्रफल, बड़े बड़े खेत कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा हरदा। कृषि जोतों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हरदा जिले के अंदर है, ठीक है, जो कि औसत आकार अगर बात की जाए तो 1.78 हेक्टेयर होता है। हरदा जिले में कृषि जोतों का औसत आकार 1.78 हेक्टेयर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फर्स्ट इसका रैंक है एमपी में कृषि जोत के आकार के हिसाब से। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना स्टार्ट होने वाली है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डेनमार्क। तो किस देश के सहयोग से ये योजना स्टार्ट होगी? डेनमार्क के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। पशु जनगणना के अनुसार अगर मध्य प्रदेश में पशु जनगणना के अनुसार देखा जाए सबसे ज्यादा संख्या कौन से पशु की है? तो ये है बकरी। भैंस नहीं है, गाय नहीं है, भेड़ भी नहीं है, बकरी सबसे ज्यादा एमपी में है। मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1979 में, 1979 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सब कुछ, है ना, सन वगैरह वाले। कृषि विश्वविद्यालय स्थित है इंदौर नहीं, भोपाल नहीं, सागर नहीं, जबलपुर में। जबलपुर और ग्वालियर मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला समूह में सर्वाधिक सरसों तिलहन उत्पादन होता है? कौन से जिला समूह में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है? तो बस्तर, रायपुर नहीं है, तो मध्य प्रदेश में ही नहीं है रायपुर। खरगोन, खंडवा भी नहीं है, यहाँ कपास का उत्पादन होता है, और गांजे का खंडवा में होता है, हमने देख लिया। सीहोर, भोपाल भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा भिंड और मुरैना। ये जो जिले हैं यहाँ पर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये जो है जबलपुर के अंदर स्थित है, इसका सही उत्तर होगा जबलपुर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तुअर की दाल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। याद रख सकते हैं, एमपी की फेवरेट मालवा की डिश दाल बाटी से तुअर दाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? नकली नहीं, नकदी, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो मैंने आपको बताया मूंगफली यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यहाँ जाएगा। 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो गन्ना होगा, या फिर आपके पास में क्या होगा, कपास होगा, या मूंगफली होगी। तो यहाँ पे मूंगफली दे रखा है, गेहूं, चना, धान नहीं है, मूंगफली है। अच्छा, धान चावल की जो फसल होती है ना, उसको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। केवल अलीराजपुर मध्य प्रदेश में उगने वाला नूरजहां किसकी किस्म है? नूरजहां किसका एक किस्म है? तो ये संतरा नहीं है, गेहूं नहीं है, अंगूर नहीं है, ये आम है, ठीक है। तो नूरजहां जो है आम का एक टाइप है जो कि अलीराजपुर में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? तो अभी हमने बात कर ली है, मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का होता है। और मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहा जाता है, गेहूं का भंडार। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चना जो है होश में खाना है, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा होशंगाबाद। ठीक है भाई, चने खाने बैठो होश में, नहीं तो पेट खराब होगा, फिर दिक्कत होगी। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो गया भाई? होशंगाबाद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुरैना जिला प्रसिद्ध है। अभी हमने बात कर ली थी थोड़ी देर पहले, शहद के लिए, गजक के लिए, ये सब के लिए मुरैना प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है? तो यह है कड़कनाथ। ठीक है, ये झाबुआ जिले में पाया जाता है, कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ अलीराजपुर, मेनली झाबुआ। ठीक है, और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, झाबुआ का कड़कनाथ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जीआई टैग भी इसे मिला हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मुर्गे की कौन सी नस्ल को जीआई टैग दिया गया है अभी, तो ये जेल प्रेरी में रिसेंटली ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ये आज का था, जिसमें हमने बात की मिट्टियों की और फसलों के बारे में जाना कि कौन कौन सी फसलें किस टाइम पे बोई जाती है, क्या है क्या नहीं, और रबी खरीफ जायद की फसलें क्या होती है। तो सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने कलेक्ट किए थे और बड़ी समय दे करके मैंने इन चीज़ों को निकाला है आप लोगों के लिए, और कोशिश ये की है कि सारे फैक्ट आपके कवर हो जाए जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो अगर आप ये इस वीडियो सीरीज को भी पूरा देख लेते हैं एमपी जीके की, तो मुझे नहीं लगता कि एमपी जीके में आपको कोई एग्जाम में कहीं से कहीं तक समस्या आएगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को कवर करने की और उन चीज़ों को लेने की, सम्मिलित करने की जो कि परीक्षा में पूछी गई है। जो फैक्ट मैं साथ में बताता हूँ वो भी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो एक भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है इस वीडियो के अंदर जो आपका टाइम वेस्ट करेगी या फिर आप एग्जाम से रिलेटेड आपकी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो बिना लाइक करे ना हटे, एक बार हमारी छोटी सी मेहनत के लिए आपकी तरफ से एक लाइक ज़रूर बनता है। ये 3 अंगूठे क्यों बन गए, छोटा भीम हो गया है। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं जो कि हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें करंट अफेयर और एमपीजी के दोनों के ही नोट्स से बिल्कुल सटीक टेबल वाइज दिया हुआ है, तो ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पेज से हटना नहीं है, उसी पेज पे बने रहना है जब तक कि नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक ना मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात ये कि इस वीडियो सीरीज का पहले से लेकर के अभी तक का ये जो छठा वीडियो है पूरा सब कुछ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एक टैब भी दिख जाएगा जिसमें आप क्लिक करके भी वीडियो की प्लेलिस्ट का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।